बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एनईटी नस्ट फुल लेंथ पेपर। तो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज अबाउट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के, और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड इन्वर्स यू ऑल नो कि हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली y है, इसको हम y के इक्वल पुट करते हैं एंड देन हम, आपको याद होगा, इंटरचेंज करते थे y और x को। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, x और y को इंटरचेंज कर देना है एंड देन यू विल मेक y एज योर सब्जेक्ट। तो जब आप y को सब्जेक्ट बनाते हो तो यू विल हैव x y इज इक्वल टू x माइनस के। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगी, बीटा ऑप्शन। ये हमारा इन्वर्स है। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड क्वेश्चन है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y represents। अब हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक आपने सबसे पहले बात नोट करनी है कि इसमें प्रोडक्ट टर्म नहीं है, जिसमें एक्स और वाई प्रोडक्ट हो रहा होता है वो तो नहीं है। जब एक्स और वाई प्रोडक्ट टर्म नहीं होती देन हमारा टोटल डिसीजन डिपेंड करता है ए और बी पे। ठीक है, अब ए और बी, ए है हमारे पास 1 करंट क्वेश्चन में, और बी है हमारे पास 2। और हमने ये पढ़ा था कि अगर ए और इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल तो फिर ये सर्कल तो नहीं है। और सेकंड हमने ये पढ़ा था कि इफ ए एंड बी हैव सेम साइंस, आपको बात समझ आ रही है, इफ एंड ए एंड बी हैव सेम साइंस तो फिर ये क्या होता है, इलिप्स होता है। तो यू कैन सी के ए एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर ए आपका 1 है, बी आपका 2 है, और प्लस दोनों के साथ प्लस है, तो वी विल से कि ये आपका एलिप्स है। इन एन एपी थर्ड टर्म इज 4 एंड फिफ्थ टर्म इज 8, देन 50th टर्म इज। तो हमने एपी जब पढ़ा था तो हमने बाय डेफिनेशन तो हम अब इसको नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि व्हेन एवर वी हैव टू टर्म्स, द थर्ड टर्म इज 4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 8, तो हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। शॉर्टकट ये था कि आप टर्म्स का आंसर माइनस कर दें, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, और देन उनकी पोजीशन माइनस कर दें। पोजीशन मींस फिफ्थ पोजीशन माइनस थर्ड पोजीशन। नाउ यू कैन सी 8 माइनस 4 इज 4, 5 माइनस 3 इज 2, सो डी इज 2। ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमने 50th टर्म फाइंड करनी है। तो 50th टर्म फाइंड करने के लिए अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं कि 50th टर्म क्या है, तो वो बेसिकली यू कैन सी कि अब डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं इसको लिखने के। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यूं कहूं कि जो फिफ्थ टर्म है उससे 50th टर्म कितनी दूर है, तो वी कैन से कि 45 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। मींस कि अगर फिफ्थ टर्म के अंदर हम 45 कॉमन डिफरेंसेस ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास आती है 50th टर्म। तो ये मैंने इसलिए लगाया कि हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद थी। तो 5 टर्म है 8 प्लस 45 टाइम्स 2, so that will be 8 plus 90, so the answer will be 98. Beta option is correct. Next, sum of infinite series 4.8 plus 2.4 plus 1.2 and so on. अब इनफाइनाइट सीरीज है तो प्रोबेबली ज्योमेट्रिक सीरीज ही होती है हमारे सिलेबस में। इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसकी कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था कि सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म पे। और ये बेसिक मैथ है, जस्ट मैं स्टेप कर भी देता हूँ, ये हमने क्लास में सीखा भी था। अगर हम जो डेसिमल है उसको ख़त्म करते हैं तो वी विल हैव 24/48, दैट विल बी 1/2। सिमिलरली आप
You can find the ratio from the next two terms, but I know कि this is a GP. अगर आप try करना चाहते हो, you can try this. कि 1.2 divided by 2.4, this will also be 1/2. So आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, that is S infinity is equal to first term divided by 1 minus common ratio. तो फर्स्ट टर्म है इसमें बेटा आपकी 4.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो है आपकी 1/2. तो आंसर आएगा 4.8 divided by 1/2. That will be 4.8 times 2. 4.8 times 2 is actually 9.6. So delta is your right option. Next है absolute value for this. अब आप देख सकते हो कि 1 + 2i divided by 1 - 2i whole square है. अब हमने एक वेल नॉन रिजल्ट शॉर्टकट पढ़ा हुआ है कि whenever there is a power in the complex number and you need to find the determinant for the absolute value for that complex number, तो हम करते क्या हैं, we actually interchange the mod and power. Okay, means to say कि we can find the mod first and then we will take the power. So 1 + 2i over 1 - 2i whole mod and then n, then the n is actually 2. Now you can see the mod of 1 + 2i is actually square root 5 and mod of 1 - 2i is also also 5. So whole square we get, and the final answer will be 1. So alpha is our right option. Next है basic integral है हमारे पास 2x upon 1 + x square to the power 2/3. तो हमने ए लेवल्स के अंदर भी फार्मूला पढ़ा होता है कि अगर फंक्शन हो देन उसकी पावर हो और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, स्पेशली P3 में पढ़ते हैं हम. तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ. 1 + x square to the power 2/3 into 2x dx. एक्चुअली पावर होगी -2/3. अब आप देख सकते हो कि जो इन साइड है 1 + x square, उसका डेरिवेटिव बाहर अवेलेबल है 2x. जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम करते क्या है, हम बेसिक पावर में एक ऐड कर देते हैं x square -2/3 + 1, दैट विल बी 1/3. इसका आंसर आएगा 3 1 + x square third root. Okay, so alpha is our right option. Which of the following does not hold commutative property? अब commutative property क्या होती है, हमने पढ़ा हुआ था कि A steric B is equal to B steric A. Steric means either the steric can be plus, multiplied, division or anything else. So सबसे पहले है हमारे पास set of natural numbers. अब set of natural number में अगर हमने चेक करना है कि commutative property hold करती है with respect to addition, तो हमने करना क्या है, हमने सोचना है कि कोई भी अगर दो नंबर्स, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ नेचुरल नंबर्स 1 and 2, ठीक है, उनको मैं ऐड करता हूँ 1 + 2 और 2 + 1, तो द आंसर इज 3. तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एडिशन होल्ड करता है. सिमिलर वे में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ऐड होते हैं और वो कम्यूट भी होते हैं. और जो मैट्रिसेस हैं m2/2, ये हमने पढ़ा हुआ था, ये लेवल्स में तो ये नहीं है, लेकिन जो मैट्रिसेस हैं m subscript में 2 × 2, it means that this is the set of all 2 × 2 matrices. और इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने पढ़ा था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती. जो मैट्रिसेस हैं वो कम्यूट नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. In other words, AB is not equal to BA for matrices. अब क्वेश्चन 8 बहुत इंटरेस्टिंग है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमारे पास डिटरमिनेंट है एक 3/3 का और उसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स पड़े हुए हैं. अब ये नॉन डिटरमिनेंट है, इसका आंसर है 0. ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट. सेकंड ये कि जो नंबर्स हैं वो एपी के अंदर हों और सिमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही हों डिटरमिनेंट के अंदर, तो उसका आंसर भी 0 होगा. लाइक अगर मैं कहता हूँ कि 2 4 6 इज फर्स्ट रो, 8 10 12 इज सेकंड रो,
एंड देन 14, 16, 18 इज थर्ड रो, इसका डिटरमिनेंट भी 0 आता है, यू कैन चेक इट। तो अगर जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर नंबर पड़े हुए हैं तो उनका आंसर भी 0 ही होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 1। वेल नोन क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी किया हुआ था कि जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो है 1 -1 i -i। तो इसकी राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए। द डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर इज 1, देन द नंबर्स आर। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं बैक सॉल्व टेक्निक से। बैक सॉल्व क्या है कि आप क्या करें, आप इन सारी ऑप्शंस का अर्थमेटिक मीन निकालें और फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालें और फिर देखें कि किन का डिफरेंस 1 है। तो मैं आपको डायरेक्ट चार्ली ऑप्शन बताता हूँ, सी। अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ तो वो आता है 8 + 2 10/2 इज 5। सिमिलर वे में अगर इसको मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ तो √8 × 2, तो दैट विल बी 4। 8 × 2, तो ये आएगा हमारे पास 4। नाउ यू कैन सी कि द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 1, और यही हमें चाहिए था। तो चार्ली इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इफ a is equal to 1 x y 0 and b is 1 0 0 1 then which of the following is true। अगर आप b को गौर से देखो तो b है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमने स्टडी किया हुआ है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है किसी दूसरे मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स जो आंसर है वो दूसरा मैट्रिक्स आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखो, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी, अब ये तो क्लियरली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर ए ने बी से मल्टीप्लाई होना है और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आंसर विल बी ए, जैसे मैंने उसके पहले बताया। सेकेंडली, अगर आप ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टिल इसमें भी ए स्क्वायर आंसर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। थर्डली, थर्ड आप क्या करते हो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसमें क्या है, पहले हम डेल्टा ऑप्शन देख लेते हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए आता है। मैंने आपको बताया ना कि जो बी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इट्स मींस दैट कि ए ने बी से मल्टीप्लाई होके भी ए आना है और बी ने लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई होके भी ए आना है। ये मस्ट आएगा बिकॉज जो बी है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो आई के इक्वल है। लेकिन आप डेल्टा ऑप्शन देखो तो वो इसको वायलेट कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, ए बी इज नॉट इक्वल टू ए। सो जो चार्ली ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। उसको आप जरा माइंड मेंटल मैथ करके भी देख सकते हो कि अगर मैं बी का स्क्वायर करता हूँ, आपको पता है कि जो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसका स्क्वायर भी आइडेंटिटी ही आता है, लाइक 1 0 0 1, इसका स्क्वायर भी यही आएगा। और अगर मैं ए बी स्क्वायर करता हूँ तो स्टिल बी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए ही आना है। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आई डॉट जे क्रॉस के, ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हमेशा आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना है, और उसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि एक साइक्लिक ऑर्डर आप बनाएं, ठीक है। अब जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के एक्चुअली आई, तो आई डॉट आई, अब सेम हो, यू कैन सी कि आई डॉट आई इज 1। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू। द फर्स्ट ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन विद एम्प्टी इज एम्प्टी। ये तो आपको पता है कि किसी भी सेट की अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो वो एम्प्टी आता है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है ए यूनियन एम्प्टी सेट इज ए, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम एक नॉन एम्प्टी सेट की यूनियन लेते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो आंसर सेट इटसेल्फ आता है। डेल्टा ऑप्शन अगर हम देखें जो कि है ए माइनस एम्प्टी सेट इज अगेन एम्प्टी सेट, तो यू कैन सी कि अगर आप ए में से एक एम्प्टी सेट को सब्ट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, तो व्हाट यू विल हैव द सेट इटसेल्फ। तो ये आपके पास राइट नहीं है। अगर आप चार्ली ऑप्शन देखते हो तो ए कॉम्प्ली, पहले मैं आपको बताऊं कि चार्ली ऑप्शन में ना जो फाइव कॉम्प्लीमेंट है वो आप जानते हो कि वो होता है एक्स माइनस फाइव, मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस फाइव, तो वो होता है एक्स। तो इट्स मीन फाइव कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स। और सिमिलरली अगर किसी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स मीन्स फाइव कॉम्प्लीमेंट एक्स आ गया,
किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ सब्जेक्ट जब इंटरसेक्शन करते हैं तो सेट इटसेल्फ आता है। तो इट्स मीन चार्ली ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। तो आपके पास जो ओनली ऑप्शन है जो कि नॉट ट्रू है, दैट इज डेल्टा। इफ यू सी द MCQs 14, which of the following statement is are true? The number divisible by 1 and 4 is the only a prime itself. Next है, the number divisible by 1 and 2 is only a prime number itself. दोनों ही रॉन्ग है, बिकॉज आपको पता है कि प्राइम नंबर वो होता है जो 1 पे डिवाइड होता है और इटसेल्फ पे डिवाइड होता है, ना 2 और कोई ऐसी बात नहीं होती कि 2 पे डिवाइड हो या 4 पे डिवाइड हो। द नंबर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड एक्चुअली अ प्राइम नंबर। सो दोनों ऑप्शंस ही जो आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स है, दोनों ही रॉन्ग है। सो नीदर वन नॉर टू इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 15 MCQs। इफ A is greater than B and both are positive, A and B is greater than 0, then which one is true? अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब उनके दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, हमने प्रॉपर इसको स्टडी किया था। तो अगर आप ये देखते हो कि A ग्रेटर देन B है, ठीक है, अगर इसका रेसिप्रोकल आप लेते हो तो A 1/A लेस देन 1/B आता है। ये हमने स्टडी किया था अगर उनके साइंस पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर बोथ दे आर पॉजिटिव। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हो तो ये तो करेक्ट नहीं है। सेकंड, अच्छा, आप अगर चार्ली ऑप्शन देखते हो, वो भी आप बेसिक नंबर्स लेके देख सकते हो कि चार्ली भी राइट ऑप्शन नहीं है। वो कैसे? अगर आप कोई नंबर ले लो, लेट्स सपोज 4 is greater than 2 and 2 and 4 आर पॉजिटिव नंबर, और अगर आप करो कि लाइक दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, तो मैं चार्ली ऑप्शन को चेक कर लूँ, -2A ग्रेटर देन -2B, तो अगर आप करो इसको मल्टीप्लाई विद -2 तो दिस विल बिकम -8, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी एंड दैट विल बिकम -4। नाउ यू कैन सी कि जो -8 है वो एक्चुअली लेस देन होता है -4 से, लेकिन अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो ये होता है -8 ग्रेटर देन -4, जो कि राइट ऑप्शन नहीं थी। तो नन ऑफ दीज की भी ऑप्शन है, लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास बीटा, 1/A लेस देन 1/A। 16 है, इफ A इज बिटवीन 2 and 3 and B इज बिटवीन 4 and 5, तो हम लिख लेते हैं A है बिटवीन 2 and 3, तो 2 लेस देन A लेस देन 3, और जो B है आपके पास वो है 4 इज लेस देन B इज लेस देन 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो आप ऑप्शन में देखते हो आपको सब्ट्रैक्ट नजर आ रहा है, B और B ऐड भी नजर आ रहे हैं, तो मैं अगर लेट्स सपोज इनको डायरेक्ट ऐड ही करता हूँ, ओके, 4 + 2 is actually 6, A plus B and 5 + 3 is 8, मीन्स टू से कि A plus B की मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू 6 है। तो आप अगर चार्ली ऑप्शन देखो तो चार्ली ऑप्शन भी यही है, तो चार्ली इज अवर एक्चुअली राइट ऑप्शन। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई और ऑप्शन ट्राई करते हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पहले अगर मैं ऑप्शन A - B लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 3 ट्राई करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं A - B करता हूँ तो दैट विल बिकम 3 - 5 is actually -2 and 2 - 4 is actually -2। तो यू कैन सी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, और जो बीटा ऑप्शन है वो तो क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया तो वो 6 और 8 के इन बिटवीन आ रहा है, लेकिन वो जो बीटा ऑप्शन है वो 2 and 5 के बिटवीन है। इट्स में बीटा भी नहीं है, अल्फा भी नहीं है, और डेल्टा भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 20 डिग्री sin 70 माइनस cos 110। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब हमने क्लास में किए थे एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें हमने देखा था कि नॉर्मली ये फार्मूला क्लोज हो रहा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन नहीं है, और वो एक जस्ट एंगल है जो कि वायलेट कर रहा है, वो है 110। ओके, बाकी 20 70 20 अगेन हेयर, तो दिस शुड बी 70। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या किया करो, आप अलाइड एंगल की तरफ जाया करो। एक ट्रिक हमने पढ़ी थी अलाइड एंगल टेक्निक, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आप 110 को ब्रेक कर लो। 110 को आई कैन राइट 180 डिग्री -70 डिग्री, ओके, इनटू sin 20 एज इट इज। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, cos 180
-70 का। तो ये मैंने आपसे बताया था, ये होगा आपके पास cos ऑफ 70 डिग्री, और 180 - 70 इज एक्चुअली योर सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos होता है नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव, जो कि हो जाएगा नेट रिजल्ट पॉजिटिव। तो अगर आप अब इसको रीड करो, इसको, तो ये लिखा हुआ है sin 70 cos 20 प्लस cos 70 sin 20। तो जो नेट रिजल्ट आना है इसका, वो आना है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन 90 बहुत वेल नोन है, साइन 90 इज 1। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एंट्री टेस्ट में आपको पता है कैलकुलेटर तो लव नहीं है, तो आपको मैंने जो साइन और कॉस और टेन के कुछ एंगल्स बेसिक बताए थे, 0, 30, 45, 60 एंड 90, और फिर इनको यूज करते हुए बाकी एंगल्स 150 और 180, 360, 270, उनकी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस साइन पाई बाय 2, ये बेसिकली कंफ्यूज कर रहा है कि जो साइन पाई बाय 2 है वो तो एक नंबर है, तो एक्चुअली ये फंक्शन लिखा हुआ है साइन पाई बाय 2, आपको पता है साइन 91 होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो जो पीरियड पीरियड होता है किसी फंक्शन का, वो डिपेंड करता है इसके कोएफिशिएंट पे, कि जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है फंक्शन के अंदर, बाकी कॉन्स्टेंट्स जो ऐड हो रहे होते हैं उन पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, इस क्वेश्चन में बता दी थी, जो 17 है उसकी ऑप्शन है अल्फा। तो अब जो हमारे पास सिंपल फंक्शन है वो जस्ट tan x है, और tan x का पीरियड आप सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियड ऑफ tan x इज पीरियड ऑफ tan x इज पाई। तो हमारे पास जो 18 है उसकी राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है हमारे पास 19। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ f of x equal to 2x plus 1, g of x equal to square root x plus 3, h of x equal to 1/2, then h o g square, ये बेसिकली मैंने खुद टाइप किया, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। बेसिकली लिखा हुआ है एच ओ जी स्क्वेयर एफ टू। ओके, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो व्हाट आई विल डू, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो ये हमने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। और हमने बताया था कि जब भी हम कंपोजिट फंक्शंस कर रहे होते हैं तो हमें एक्चुअली रिवर्स चलना होता है। तो सबसे पहले अगर आप बताओ एफ ऑफ 2 क्या है, एफ ऑफ 2, तो अगर आप एफ के अंदर 2 पुट करते हो, एफ ऑफ 2 आपके पास आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट विल बी 5। इट्स मीन ये वैल्यू आपके पास 5 है। सिमिलरली अगर आप ये 5 पुट करते हो इस जी के अंदर, तो वो होगा हमारे पास जी ऑफ 5, दैट विल बी स्क्वायर रूट 5 प्लस 3। तो जो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, वो आ गई स्क्वायर रूट 5 प्लस 3। अब ये वैल्यू अगर आप ऐड अगेन पुट करते हो जी के अंदर, जी ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस 3, तो ये आता है स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 प्लस 3। तो ये हमारे पास पूरा आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 3, देन इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस 3। अब ये पूरी वैल्यू आपने पुट करनी है एच ऑफ एक्स के अंदर। अगर आप एच ऑफ एक्स को गौर से देखो, तो एच ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 1/2। अब हमने पढ़ा था कि जब कांस्टेंट बेसिकली 1/2 तो कांस्टेंट है। अब अगर मैं इस एक्स के अंदर रखता हूं ये वाली वैल्यू, और मुझे बताएं एच ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 प्लस 3, तो एच ऑफ दिस वैल्यू क्या आएगा, अगेन 1/2 आएगा। तो एक्चुअली एंट्री टेस्ट में मोस्टली वो क्या करेगा, आप कंफ्यूज करने के लिए बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देगा, लेकिन आंसर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा हो। अब एच जो था वो कांस्टेंट फंक्शन था। अब आपको ये आपने जितने भी स्टेप्स किए सारे फजूल है, इधर वर्क ही नहीं कर रहे। तो एक्चुअली एच अगेन 1/2 ही रहना है, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, वो इन साइड पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप कोई चीज ये कॉन्सेप्ट याद रहता है, तो आप ये देख लिया करो कि जो सबसे आउटर फंक्शन है वो खुद कांस्टेंट तो नहीं है। अगर वो खुद कांस्टेंट, तो आपने इन साइड वाली कैलकुलेशन नहीं करनी होती। ठीक है। अब आउटर फंक्शन जो था, जो वो था 1/2, तो इसके अंदर आप कुछ भी पुट करते हो तो इट विल रिमेन 1/2। तो 1/2 इज एक्चुअली 0.5। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है चार्ली।
नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस 0 0 3 4 3 -1। अब सब जानते हो कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। एल्टीट्यूड्स जो ट्राइंगल्स के होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे, बना लेते हैं पॉइंट्स, प्लॉट कर लेते हैं। पॉइंट्स 0 0 आपके पास ये है, 3 4 तकरीबन यहाँ पे 3 4 एंड 3 -1, तो ऑलमोस्ट हेयर। ये आपके पास ट्राइंगल होगी 0 0 3 -1। अब हम बनाते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। और यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अभी इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ ओ, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ए। तो ओ ए का ग्रेडियंट मैं फाइंड करता हूँ। ओ ए का ग्रेडियंट होगा 4/3। बेसिकली मैंने आपको पता है y2 - y1, बहुत से फार्मूलाज हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हैं वो ये फार्मूला फॉलो कर सकते हैं। तो 4/3 आता है ओ ए का ग्रेडियंट। अब मुझे बताएं कि ये जो लाइन है, ये इस इसके ग्रेडियंट का इसके ग्रेडियंट से क्या रिलेशन होगा, क्योंकि ये उसमें परपेंडिकुलर है। एक्चुअली दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। इसका जो ग्रेडियंट होना है दैट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल फॉर दैट, तो वो आएगा -3/4। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करता हूँ, दिस वन इक्वेशन फॉर दिस लाइन, तो वो दैट विल बी y minus into -1 by using this point here is equal to -3/4 into x -3. So 4y plus 4 is equal to -3x plus 9. So 4y plus 3x is equal to 5. Call it 1. यही कैलकुलेशंस आप करें किसी और लाइन के लिए। अब मैं करता हूँ ग्रेडियंट फॉर दिस लाइन। अब ग्रेडियंट फॉर दिस लाइन वो भी क्या होना है? दैट विल बी -1/3। If the gradient for this line is -1/3, so the gradient of this line will be negative of this, negative reciprocal for this. तो बेटा वो हमारे पास आना है 3. Now using this point 3 4, you can find the equation for this line. तो फार्मूला यूज करें y -4 is equal to 3 into x -3. So y -4 is equal to 3x -9. So y is equal to 3x -5. These are the two equations. हम इनको simultaneously solve करते हैं. Put 2 in 1. So 4 times 3x -5 plus 3x is equal to 5. 12x -20 plus 3x is equal to 5. 15x is equal to 25. X will be 5/3. ओके तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो बीटा इज राइट ऑप्शन, बिकॉज x इक्वल टू 5/3 किसी और ऑप्शन में नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो, और अब यू कैन पुट दिस x here in this equation to find the value for y. So y is equal to 3 times 5/3 minus 5. So 5 minus 5 is 0. So actually 5/3 comma 0 is our right option. So beta is the right option for this question. Next है question 20. Limit x goes to p, x raised to power 5 minus 5 p raised to power 5 divided by x minus p. ऐसी लिमिट्स हमने बहुत ज्यादा कल क्लास में की थी। अगर आप डायरेक्ट लिमिट इसके अंदर पुट करो, what you will have p to the power 5 minus p to the power 5 over p minus p. So 0/0. तो हमने बताया था कि जब 0/0 फॉर्म आती है तो आप क्या करते हो, लिमिट पुट नहीं करते, आप डेरिवेटिव ले लेते हो।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो अगर मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेता हूँ तो द डेरिवेटिव फॉर न्यूमरेटर इज 5 टाइम x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 or limit as it is x goes to p. Now put the, let me do it again. Limit x goes to p. The derivative for the numerator is 5x4 minus 0. P की power 5 का derivative will be 0 divided by 1. If you put the limit in this, you will have 5p to the power 4. So alpha is the right option. The area between the y is equal to x cube and x axis from x equal to 0 to x equal to 3. तो ये this will be a piece of cake for you. मैंने बताया था कि एरिया के क्वेश्चंस फाइंड करने से पहले, एरिया फाइंड करने से पहले आप कर्व को ड्रॉ कर लिया करें लाजमी। तो अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज, तो क्यूबिक कर्व इज अ वेल नोन कर्व, तो वो क्या होनी है हमारे पास, फ्रॉम 0 to 3. So this is the area I want to find. So area will be is equal to 0 to 3 x cube. So the answer will be x4 by 4, limit 0 to 3. 3 to the power 4 is actually 81 over 4, and 0 to the power 4 is 0. So the right option is alpha. 23 है, if f of x equal to mod of x plus x, then f of minus 1 is simple, आप calculate कर लें. f of minus 1 is equal to minus 1 mod plus minus 1. So minus 1 mod is actually 1 minus 1. The answer will be 0. So Charlie is the right option. If E is the eccentricity of the ellipse, then आपने स्टडी किया था कि जो इलिप्स की eccentricity होती है, कुछ चीजें आपने याद रखनी है इसमें, वो लेस देन 1 होती है, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 है, और पैराबोला की इक्वल टू 1 है. लेकिन अगर आप बीटा और डेल्टा ऑप्शन दोनों देखें तो इंटरसेक्ट कर रही हैं बेसिकली ऑप्शन, लेकिन इसमें से ज्यादा सूटेबल ऑप्शन जो है वो डेल्टा है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसेंट्रिसिटी कैन नेवर बी 0. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन. लेस देन एंड ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 इज द राइट ऑप्शन. अगर आप 25 देखते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग कार एट एनी टाइम t is given by d is equal to 4t square, then its velocity at t is equal to 1. अब ए लेवल्स के बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है. वेलोसिटी क्या होगी, 4 2 8. इफ यू पुट t is equal to 1, you will have v is equal to 8. So delta is the right option. अब ये v कैसे है, बेसिकली I took derivative of 4t square, और डेरिवेटिव ऑफ 4t square होता है 8t. ओके, नेक्स्ट है 26. डोमेन ऑफ y is equal to sin inverse of 2x. अब साइन इनवर्स ऑफ 2x की डोमेन बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सोचें कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की डोमेन हमने क्या स्टडी की थी, और वो मैंने बताया था कि जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है एक्चुअली वो रेंज होती है साइन x की. तो अब साइन x की रेंज क्या होती है, -1 लेस और इक्वल टू. तो दिस इज एक्चुअली द रेंज फॉर दिस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया वो ट्रिक, ये एंगल वही है जो वहां पे है. तो if we have y is equal to sin inverse of 2x, let's suppose, तो इसकी डोमेन आप कैसे लिखोगे, -1 लेस और इक्वल टू 2x लेस और इक्वल टू 1. ओके, जस्ट यूज दिस एंगल हेयर. अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो what you need to do is to divide by 2 the whole inequality. Then you will have -1 over 2 less or equal to x less or equal to 1 over 2. So beta option is the right option. Next है हमारे पास 27. If A and B are two events with probability of A plus probability of B is equal to 1, probability of A is P square and probability of B is P square minus 1, then the value for P is. बड़ा interesting question है. देखिए, you have the formula P of A plus P of B is equal to 1, और P of A की value is P square plus P of B, the value for P of B is actually P square minus 1 is equal to 1. So 2P square is equal to 2. P square is equal to 1. So P will be plus minus 1. अब यहाँ बच्चे सोचते हैं कि सर the probability can never be negative, तो हम we will choose only P is equal to 1.
और भाई किसने कहा है प्रोबेबिलिटी जो पी है वो प्रोबेबिलिटी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटीज हैं पी स्क्वायर या पी स्क्वायर माइनस वन। पी इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, सो पी कैन बी प्लस माइनस, आइदर प्लस और माइनस वन। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अब 28 क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1/3 टू द पावर n। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने बच्चों को बताया था, बेटा जब भी आपके पास बच्चों आता है समेशन सम कांस्टेंट की पावर n होता है तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ओके, और जो कांस्टेंट होता है इटसेल्फ वो आप एज रेशियो ट्रीट करते हैं, वो एज अ रेशियो बन जाता है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ भी नंबर, लेट्स सपोज यहाँ 2 पड़ा हो, लेट्स सपोज यहाँ 2 हो, तो यू कैन ब्रिंग दिस टू आउटसाइड द समेशन एंड जस्ट find this series, find the sum of this series and multiply answer with the 2। ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे। बट फॉर दिस क्वेश्चन you know that the value for the ratio is actually -1/3, and first value, first term is actually, agar aap n is equal to, if you put n is equal to 1 in the question, so first actually term is -1/3। और हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है कि s infinity is actually is equal to first term divided by 1 minus common ratio. So the answer will be -1/3 over 4/3. So answer will be -1/4. So alpha is the right option. The conjugate of a complex number I is, we know that the conjugate of a complex number I is actually -I. If you see the options A, B, C, D, तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। बट हमने ये भी पढ़ा था कि -I, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं I over I, that will become -I square over I, so this will be just 1/I। हमने डायरेक्ट भी पढ़ा हुआ है कि जो 1/I होता है, you need to remember this, that this is equal to -I, so you need to remember this directly। okay, so the right option is actually A। I to the power 29 is equals to, अब हमने पढ़ा था कि जो आयोटा की पावर्स होती हैं उनके आंसर्स आप क्या करते हो, 4 पे डिवाइड करने के बाद जो पावर है यू विल डिवाइड दैट पावर बाय 4 एंड यू विल राइट द ऑप्शन जो आपके पास रिमाइंडर बचता है। अगर आप 29 को 4 पे डिवाइड करो तो यू विल हैव जस्ट I is equal to I। ओके, 29 मैं आपको बता देता हूँ, 28 into I can write 29 is equal to I 28 times I। You can see that 28 is actually the multiple of 4, so this will gives the answer 1। okay, so the final answer will be I, so alpha is the right option। If A is equal to -1 0 1 1, then which one is true? If you see the options, so out of 4, 3 options have A inverse, so I would recommend you to just find the inverse, because छोटा सा determinant, जो छोटा सा matrix है, you find the determinant directly। A determinant will be -1 and A inverse will be adjoint of A divided by A inverse, that is -1। Adjoint हम कैसे निकालते हैं? You just swap these values, these two values, 1 with -1, replace कर दें, interchange कर दें basically, and change the sign for these two values। इस डायगोनल के आप क्या करते हो, पोजीशन चेंज करते हो, और इस डायगोनल के आप क्या करते हो, साइन चेंज करते हो। So divide this minus inside, so you will have -1 0 1 1। तो A इनवर्स हमारे पास आ गया -1 0 1 1। दिस इज माय A इनवर्स और this is equal to actually A, so A inverse is equal to A, so beta is the right option। अगर आप अल्फा ऑप्शन देखते हो A इनवर्स इज इक्वल टू A, तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज आपको पता है कि व्हेन A is multiplied with A inverse, when a matrix is multiplied with its inverse, the answer will be the identity matrix। तो अल्फा तो राइट ऑप्शन नहीं थी। और सेकेंडली जो डेल्टा ऑप्शन है, डेल्टा उसमें नॉर्मली जो A का इनवर्स है, और वी कैन से कि जो जो आइडेंटिटी है ना, बेसिकली A इनवर्स I आ रहा है ना, तो नॉर्मली आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होती है।
और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी नहीं होती, तो डेल्टा भी राइट ऑप्शन नहीं थे। और जो चार्ली है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वी कैन ट्राई दिस, बट ऐसी ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शंस होती हैं ना ए बी और सी, लेकिन हमने ए इनवर्स निकाला तो उधर से पता चल गया ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो डायरेक्टली जो बीटा ऑप्शन है दैट वाज द राइट ऑप्शन। अब इफ y is equal to 3x minus 4, x is equal to 3t plus 3t plus 9, and t is equal to 3z plus 1, then y can be written in terms of z as, you can see ke he is asking for the relation between y and z, okay, so x और t basically बीच में से एक्सक्लूड आपने करना है। वो कैसे करना है जी? हाँ, आप सिंपल पुट करें y is equal to 3x minus 4, what is the value for x? The value of x is 3t plus 9 minus 4. So this will be 9t plus 27 minus 4. So the final answer will be 9t plus 23. So y is equal to 9. Now put the value of t, that is 3z plus 1 plus 23. So 27z plus 9 plus 23. So this will be 27z plus 32. 27z plus 32. Charlie is the right option. 33 option, 2 to the power 30 plus 2 to the power 30 plus 2 to the power 30 plus 2 to the power 30. 4 times 2 to the power 30. So this will be is equal to 4 times 2 to the power 30. But if you see the options, ऐसी कोई भी option आपके पास नहीं है, but you can write 4 as 2 square into 230. Okay, I can write 4 as 2 to the power 2. So the final answer will be 2 to the power 2 plus 30, that will be 32. So delta is the right option. The radius of inscribed circle in a triangle whose sides are 17, 21 and 20 is approximately. अब inscribed circle का radius हमने पढ़ा हुआ है, that is r is equal to delta over s. What is delta? Delta is actually the area of the triangle. And what is s? वो भी हमने पढ़ा हुआ है, और area is equal to होता है by using hero formula s time s into s minus a into s minus b into s minus c. What are ABC? ABC are actually the sides of the triangle which are given 17, 21 and 20. And what is S? S is actually the value A plus B plus C divided by 2. So A is actually 17 plus 21 plus 20 divided by 2. Yahan se, if you will find the S, then you will put this S here in this formula with the values of ABC, and then you will have the final answer, and that will be 5.5. Do it yourself, okay? अगर आप खुद करोगे तो 5.5 आएगा, so alpha will be the right option. Two arithmetic means between 5 and 11 are. अब इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे बैक सॉल्व टेक्निक से, कि जो ऑप्शंस हैं उनको 5 और 11 के दरमियान फिट इन करके आप चेक करो कि जो एपी बनता है या नहीं। तो लेट्स सपोज मैं ट्राई करता हूँ डायरेक्ट, लेट्स सपोज हम इफ वी ट्राई द ऑप्शन ए, सो 5, 7, 8 and 11. If you see that difference between 8 and 7 is 1 and difference between 7 and 5 is 2, so this will not be the AP. So alpha to nahi hai. Then 5, 6, 7, 11. If you see the difference between 7 and 6 is 1, but the difference between 5 and 6 is also 1, but the difference between 11 and 7 is not 1. So ये हमारे पास AP नहीं है, arithmetic progression नहीं बनाता. So if you see the delta option like 5, 7, 9, 11, the difference between 7 and 9 is 2, difference between 7 and 5 is 2, and difference between 11 and 9 is also 2. So this will be the complete arithmetic progression. So two arithmetic means between 5 and 11 are 7 and 9. So delta is the right option. If you see 36, A is equals to summation k varies from 1 to n k. So
just vary k. If you put the values of k, you will have 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n. These are the first n natural numbers. The sum of first n natural number we know that n into n plus 1 over 2. So the right option is n into n plus 1 over 2. Next है हमारे पास identify the geometric series. Identify, आपने common ratios निकालनी है. If the common ratios are same for some series, so that series will be known as geometric series. So if you see the direct delta option, that 4 over 2 is actually 2, 8 over 4 is 2. So this will be a geometric series. So delta is the right option. You can see other options, they will be not correct. नेक्स्ट है हमारे पास 38 ax square plus by square plus gx plus fy plus c is equal to 0 represents a circle. ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट टर्म नहीं है. x into y वाली टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस इक्वेशन. टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन हमने करना सबसे पहले क्या है, हमने a और b को देखना है. सर्कल के लिए हमने कहा था कि इफ a इज इक्वल टू b and they will be non-zero, so this equation will represent the circle. Okay, so अगर हम 38 की ऑप्शन देखें तो A is the right option, alpha. Let's suppose अगर हम कहते हैं यहाँ पे ellipse है, represent ellipse. उसमें होता है कि A और B का इक्वल होना जरूरी नहीं है. A और B डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट दे मस्ट हैव सेम साइंस. अगर सेम साइंस हैं तब ellipse होगा, और अगर डिफरेंट भी हो, साइंस भी ऑपोजिट हो, तो फिर क्या होता है, हाइपरबोला होता है. और इनमें से ए या बी में से कोई एक जीरो हो तो दैट विल बिकम द पैराबोला. बट कंसिडरिंग इन माइंड के एक्स इंटू वाई वाले टर्म विल बी नॉट प्रेजेंट और विल बी जीरो. 39 ऑप्शन है. इन द नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हाउ मेनी नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 10 और 11. 10 और 11. तो नंबर्स बिटवीन 1 and 100 आप लिख लें, जस्ट कैलकुलेट कर लें. Between 1 and 100, multiple of 10 are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. 100 include नहीं है. If you count them 1, 2, 3, तो they are 9 in total. Similarly, अगर आप 11 के multiple देखते हो तो there will be 11, 22, 33 and similarly there will also be 9. So the multiple for 10 or 11 will be the sum of the multiple of both the numbers. तो आपने करना क्या है, 9 plus 9 is 18. एक चीज जो आपने यहाँ माइंड में रखनी है कि 10 और 11 का कोई भी 10 और 11 के अंदर इस रेंज के अंदर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो. बेसिकली मल्टीपल ऑफ 10 भी हो, मल्टीपल ऑफ 11 भी हो. तो हमने जस्ट ऐड कर दिए दोनों ऑप्शंस को. लेकिन जब कोई नंबर ऐसा हो जो कॉमन हो, बेसिकली दोनों में आ रहा होता, तो उसको हम एक बार ऐड करते हैं. ठीक है, ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ था कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों में कॉमन मल्टीपल आ रहे होते हैं ना, तो उनको फिर हम दो बार ऐड नहीं करते, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं. लाइक इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल देते हैं. ठीक है. सो अगर हम 40 एमसीक्यूज देखें तो ये डायरेक्ट फार्मूला है. साइन टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन टू एक्स का इंटीग्रल होता है 1/2 minus cos 2x. So beta is the right option, plus constant of integration. The distance between a sin theta b cos theta and b cos theta a sin theta is equals to. अब आप डिस्टेंस निकालते हो इसका बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो वो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे. y2 minus y1 a sin theta minus b cos theta plus b cos theta minus a sin.
ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, प्लस यस। नेक्स्ट हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा हुआ है कि लाइक ए माइनस बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू बी माइनस पावर 2। दोनों अगर आप देखो तो दिस इज ए माइनस बी, ओके, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, एंड दिस इज बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, और दे आर एक्चुअली इनसाइड द स्क्वायर। सो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा minus b cos theta square. We can add them, a sin theta minus b cos theta square. So square root to separate into a sin theta minus, एंट्री टेस्ट में आपने पता है कि आपने मेंटल मैथ ज्यादा करना होता है, तो मैं तो आपको सारे स्टेप्स करके दे रहा हूँ। सो square root 2 into a sin theta minus b cos theta. So this will be the right option. So delta will be the right option. If f of pi is equal to pi square minus 2 pi minus 1, then f of minus a minus 1 is equals to. Similarly, अगर आपके पास like इधर होता है f of x is equal to x square minus 2x minus 1, and you need to find f of a minus 1, what you will do? You just need to replace x with a minus 1 on both sides. तो यही काम आपने यहाँ भी करना है। तो f of pi की जगह पे आपने a minus 1 रख देना है। So this will become a minus 1 to the power 2 minus 2 times a minus 1 minus 1. Just इसको open कर लें, a square minus 2ab plus b square minus 2a plus 2 minus 1. So this will be a square minus 4a and 2 plus 1 3 minus 1 2. So alpha is the right option. 43 question, f of x is equal to secant x into tan x is an odd function, even function, symmetric about x, y is neither even nor odd. अब हम even odd function जानते हैं कि what is even and what is odd. अगर आप x को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स, एंड यू नो दैट सीकेंट x के अंदर अगर आप x को माइनस एक्स लिखते हो तो सीकेंट साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट tan क्या होता है, अगर आप माइनस पुट करते हो तो माइनस will come outside. So net result will be secant x into tan x. So if f of minus x is equal to minus f of x, so this will be the definition of odd function. Okay. Next है हमारे पास the transverse axis of the equation y square over a square minus x square over b square is equals to 1. अब हमें पता है ये हाइपरबोला है, ओके, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जिसके साथ पॉजिटिव होता है एक्सिस उसके लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो वी कैन सी दैट पॉजिटिव है वाई स्क्वायर के साथ, ओके। सो एज वाई पॉजिटिव, तो ये इंडिकेशन होती है कि हमारा जो एक्सिस है वो लॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा, ओके। सो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा हाइपरबोला इस तरह का बनेगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, सो दिस विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा, तो ट्रांसवर्स एक्सिस है हमारा एक्चुअली वाई एक्सिस, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो दैट इज गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, दैट इज गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, और हमारा जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, क्या होती है, x इक्वल्स टू 0. सो द इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन. एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, यू जस्ट नीड टू चेंज द साइंस, 2 का साइन -2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 का साइन ऑपोजिट करें तो प्लस स्क्वायर रूट 3. सो बीटा इज द राइट ऑप्शन. एडिटिव इनवर्स ये होता है ना बेसिकली कि हम, आपको नहीं समझ आई बेटा,
देखो ना, लेट्स सपोज अगर हम इसको इस फंक्शन इस नंबर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, किस नंबर का, आप समझ आएंगे, तो मैं करके बता लेता हूँ। -2 प्लस ये है ना, तो देखो इसको 2 - 2 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसका साइन चेंज करना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स। ओके, 46 क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स फॉर दिस इक्वेशन x² - 7x + 4 = 0। तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, मैं इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, बेसिकली ये कंटिन्यू है कि व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर अल्फा माइनस बीटा का मॉड। ओके, ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा हुआ था कि जो अल्फा माइनस बीटा का मॉड होता है दैट इज एक्चुअली s² - 4p। ओके, और ये हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि a प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जस्ट अगर आप मेंटल मैथ करो, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो, दैट विल बी a² + b² + 2ab। सिमिलरली अगर आप a - b का होल स्क्वायर ओपन करो, a² + b² - 2ab, if you open the brackets तो ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज। ओके, so you will have 2ab minus minus plus 2ab, so net result will be 4 alpha beta। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है एक्चुअली s का स्क्वायर। bring 4 alpha beta on the other side, that will be 4 times p, because alpha into beta क्या होता है, p, product of the roots, and bring this alpha minus beta whole square on the other side, so you will have alpha minus beta का whole square। if you take the square root on both sides, so this will be the value for alpha minus beta। मॉड हम इसलिए डालते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं होते कि बड़ी कौन सी और छोटी वैल्यू कौन सी। तो हमने करना क्या है, हमने इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो -b/a का मतलब है माइनस इंटू -7/1, सो दिस विल बी 7, एंड p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज c/a, दैट विल बी 4/1, so द आंसर विल बी 4। सो अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या आना है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड आना है 7² - 4 × 4, so this will be 49 - 16, so the final answer will be 33। so alpha is the right option। okay, 47 है, सिंपल इंटीग्रेशन आपको दी हुई है, 2x³ + 6x² + 18x + 52, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप फर्स्ट टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करो, तो फर्स्ट टर्म की इंटीग्रेशन है 2 × x⁴ / 4, so 2 and 4 will be cancelled out, so you will get x4/2। नेक्स्ट टर्म की अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, दैट विल बी 6x³ / 3, so 3 1s are 3 2s are, so the net result will be 2x³। आप देख सकते हो ये पड़ा हुआ। थर्ड टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो वो आता है 18x² / 2, so 2 1s are 2 9s are, तो 9x² आपके पास ये पड़ा हुआ है। 52 को इंटीग्रेट करते हो तो वो आता है 52x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। A man invites 15 people on a dinner, out of which 5 are men, 5 are women, and 5 are children. They are allowed to sit on different circular tables. The number of ways of sitting are। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टोटल 15 इनविटेशंस हैं, 5 उनमें से मेन हैं, 5 वुमेन हैं और 5 चिल्ड्रंस हैं। दे आर अलाउड टू सिट ऑन डिफरेंट सर्कुलर टेबल्स, तो उनके पास उनके लिए टेबल्स बने हुए हैं डिफरेंट, जिन पर उन्हें बैठना है। ये उनके लिए टेबल बने हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ मेन ने बैठना है, यहाँ वुमेन ने, यहाँ चिल्ड्रंस। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज में कि जब एन ऑब्जेक्ट्स बैठते हैं सर्कुलर टेबल पे, सर्कुलर राउंड शेप में वो बैठते हैं, स्ट्रेट में नहीं, जब राउंड टेबल पे वो बैठते हैं तो उनकी जो ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं n - 1 का फैक्टोरियल। ओके, अगर वो टोटल
n है तो आपने n फैक्टोरियल नहीं कर देना लाइक वी डिड इन ए लेवल्स, आपने करना है n-1 का फैक्टोरियल। उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि n ऑप्शंस होती ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इकट्ठे बैठते हैं तो जब राउंड टेबल पे बैठते हैं तो वो रिपीट हो जाता है अगर n हम ऑप्शंस करते हैं तो। एनीवे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो पहली तो बात, अगर वो 5 हैं, so the answer for men to sit on the round table will be 4 factorial. The answer for women to sit on the round table is 4 factorial. The answer for the children to sit on the round table is 4 factorial. अब आंसर तो है इसका 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम ये रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा रहे कि men will sit on the first table, women will sit on second and children will sit on third table. ये restrictions किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगी हुई। So it's mean that men can also sit on this table or on this table, and women can sit on this table or on this table. Similarly, children can sit on this and that table. Okay? So actually ये tables भी आपस में commute कर रहे हैं। और if there are 3 tables, और हमारे पास क्या होगा, आपको हमने बताया हुआ है कि जब भी 3 ऑप्शंस आपस में कम्यूट करती हैं तो 3 फैक्टोरियल साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं। सो एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 49. The letters of the word apricot can be arranged horizontally in a ways. बहुत इजी है। apricot has 1 2 3 4 and 8 letters in total letters इसके अंदर 8 हैं। So the final answer will be 8 factorial over repetition। आप देख सकते हो 2 p's रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर will be divided by 2 factorial। 8 फैक्टोरियल हमारे पास होता है, आपने बताया था कि आप मिनिमम 10 तक फैक्टोरियल्स आपको आने चाहिए, ओके, in order to sit in the anti-test। 8 factorial is actually 40320 divided by 2 factorial is 2। अगर आप डिवाइड करते हो तो 20160। So delta is the right option। 50 क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 0.5। आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू बेसिकली इनवर्स है। साइन की वैल्यू 0.5 मींस 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? इट इज वेल नोन आंसर। दिस विल बी 30 डिग्री, और 30 डिग्री होता है π/6। सो अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। 1 रेडियन इज less than 1 degree, equal to 1 degree, greater than 1 degree, none of these। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो 1 डिग्री होता है, जो आपने याद भी रखना है एज 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन जो आपने याद रखना है, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली होता है 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। इट्स मीन 1 रेडियन 57 डिग्रीज के बराबर है। ओके, मींस 57 डिग्रीज मिनिमम मिलके 1 रेडियन बनाती हैं। इट्स मीन रेडियन डिग्री से बड़ा हुआ। सो जो बीटा ऑप्शन है वो तो नहीं है, ठीक है। अल्फा भी नहीं है, इज लेस देन 1 डिग्री। अगर आप चार्ली ऑप्शन देखते हो, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन, ओके, फॉर 51। द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इज 0 इफ, मींस टू से अगर cot थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कहता है थीटा क्या होगा। तो बहुत से तरीके करने के, मैंने आपको वैसे डायरेक्ट बताया हुआ है इसका आंसर, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करते हो 1/, इसको राइट करते हो 1/tan थीटा इज इक्वल टू 0, ओके, तो आपको पता है कि आंसर 0 कब आना है। आंसर 0 तब आना है जब tan ने क्या होना है, मींस टू से कि इसका आंसर 0 कब आना है, जब tan बहुत बड़ा होगा, मींस डिफिनिटी। और tan इन्फिनिटी कहाँ पे होता है? π/2 पे, ओके। सो cot 0 कहाँ पे होगा? 90 पे, ओके। मींस अगर tan 90 है इन्फिनिटी, सो 1/infinity क्या होता है? 0, ओके। 1/tan 90, so 1/infinity will be 0, okay। नेक्स्ट है हमारे पास 53, द पीरियड फॉर tan 3x + 5। अब मैंने आपसे पहले ही बताया था कि पीरियड हैज नथिंग टू डू विद दीज कॉन्स्टेंट्स, ओके। आपने करना क्या है, tan का पीरियड होता है पाई। मैंने बताया था इस पूरे फंक्शन का पीरियड निकालने के लिए आप करते क्या हो, पाई को डिवाइड करते हो
इस नंबर के साथ जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है, अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या पड़ा हुआ है 3। ओके, तो आप डिवाइड कर देते हो 3 से, सो द राइट ऑप्शन इज 4/3। और लेट्स सपोज अगर इफ यहाँ पे होता हमारे पास tan ऑफ x/3 + 5, तो फिर आप क्या करते, इसका पीरियड होता π/1/3। सो इन सिंपल वर्ड्स आप याद रख लें कि जब 3 डिवाइड हो रहा होता है तो आप पाई से मल्टीप्लाई करके पीरियड बताते हो, ठीक है। बट करंट क्वेश्चन का पीरियड है वो है π/3। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। कहता है कि इस शेडेड फिगर का एरिया क्या होगा। थोड़ा सा आप जरा सोचें कि लेट्स सपोज अगर ये आर है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, ये आर है, इट्स मीन ये आर है, तो द होल विल बिकम 2r। सिमिलरली 2r, ये होल हो गया, ठीक है। सो टोटल लेंथ क्या बन जाती है, टोटल लेंथ क्या बन जाती है 4r। सिमिलरली ये भी आपके पास r है और ये भी आपके पास r है, तो इट्स मीन ये जो आपकी लेंथ बनती है 2r बनती है। ओके, सो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू वेट, तो वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी 4r इंटू 2r। आंसर आना है 8r²। ओके, और एरिया फॉर 2 सर्कल्स, वन सर्कल का एरिया होता है πr²। ओके, हमारे पास सर्कल्स 2 हैं तो आंसर आ जाना है 2πr²। अब जो शेडेड एरिया है वो आएगा 8r² - 2πr²। रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 8 - 2π times r²। Okay, so alpha is the right option. Equation of ellipse centered at the origin is symmetric about. अब equation of the ellipse, इक्वेशन नहीं पता तो मोस्ट प्रॉब्ली वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होगी, तो हम लिख लेते हैं x² / a² + y² / b² = 1। अब सिमेट्रिक चेक करना हमने, वैसे तो हमें ग्राफिकली आपको पता है हमें देखना आता है, अब ग्राफ तो हम हर जगह पे नहीं बना सकते ना, तो फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिमेट्रिक चेक करना है सबसे पहले अबाउट वाई एक्सिस, अगर आपने किसी कर्व की सिमेट्रिसिटी चेक करनी है ना, तो आप करते क्या हो, एक्स को -x से रिप्लेस कर देते हो और फंक्शन कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर आपने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक चेक करना है। तो अगर आप चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर आप x को -x रखोगे तो दिस विल रिमेन अनचेंज। ओके, सो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक करें, उसके लिए मैंने बताया था कि y को -y रखना होता है। ओके, तो यू कैन सी अगर मैं इफ आई रिप्लेस y विद -y इन दिस क्वेश्चन, सो द कर्व विल रिमेन अनचेंज्ड। और अगर आपने ओरिजिन के अबाउट चेक करना है तो उसके लिए मैंने बताया था कि दोनों को x को -x से रिप्लेस करो, y को -y से रिप्लेस करो और फंक्शन चेंज ना हो, इक्वेशन चेंज ना हो। तो यू कैन सी कि अगर मैं x को x माइनस से रिप्लेस करता हूँ और y को -y से, तो कर्व विल रिमेन अनचेंज्ड। So this curve is symmetric about origin, about x-axis, about y-axis. So the best option is about all of these. Okay. Maximum value of y is equal to 1 plus sin x in the interval is. अब maximum value क्या होती है इस interval के अंदर? एक तो तरीका ये है कि if we take the derivative, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो वेल नॉन फंक्शंस है एटलीस्ट उनके आपको ग्राफ्स आने चाहिए। अगर आप इसके ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, साइन एक्स पे ग्राफ ड्रॉ करते हो 0 से लेकर पाई, तो वो कुछ इस तरह का नजर आता है आपको, और यहाँ पे π/2 है, π/2 ये वैल्यू 1 होती है। ओके, सो टोटली डिपेंड कर रही है वैल्यू, आप इंटरवल देखो 0 से पाई तक इंक्लूडेड है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस नंबर के ऊपर, बिकॉज 1 तो कांस्टेंट है, तो टोटली डिपेंड कर रहा है साइन एक्स के ऊपर। तो साइन एक्स मैक्सिमम कितना होता है 1, ठीक है। तो दिस 1 प्लस दैट 1, सो आंसर विल बी 2। तो द नेट रिजल्ट पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी है 2। ओके, अच्छा लेट्स सपोज अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो मिनिमम वैल्यू कहता है, इसी क्वेश्चन के अंदर वो मिनिमम वैल्यू कहता है, तो यू कैन सी कि जो मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू है वो है 0। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और ये 1 एज इट इज, तो मिनिमम वैल्यू अगर लिखता तो द आंसर विल बी 1। बट इन द करंट सिचुएशन हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारे पास बी ऑप्शन बीटा।
नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 60 and its sides are 30, 25, then sine of angle between them is. अब आप जानते हो कि जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 a into b and sine of angle between them. एरिया हमारे पास गिवन है 60 is equal to 1/2 30 into 25 times sine of angle between them. So you can see कि sine theta will be 2 to the 4/25. अगर आप लॉन्ग डिवीजन करो, कुछ आपको थोड़ा सा ना बेसिक मैथ भी आप ने याद रखना है, बल्कि बहुत ज्यादा याद रखना है, बिकॉज कैलकुलेटर तो लाओ नहीं है आपको। तो हम क्या करते हैं, हम इसको लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। 4/25 यू कैन सी के हमारे पास, so 0.16 is the right option. Okay, Susan is 3 times as old as Paul. So Susan is 3 times as old as Paul, and Paul is 3/2 times as old as Mary. So means to say P is equal to 3/2 times as Mary. What fraction of Susan's age is Mary? Means कि Mary की age is equal to how many fractions of Susan's age? So actually he is asking for the relation between Susan and Mary, so skip the P. Short trick बता रहा हूँ basically. So put value of P in here in first. So S will be 3 into 3/2 m. So this will be 9/2 m. So S will be 9/2 times m. But Mary की एज वो पूछ रहे हैं, तो Mary will be is equal to 2/9 times S. So actually m over S is equal to 2/9. So Mary की एज, जो सुसान की एज का फ्रैक्शन है वो है 2/9. ओके, थोड़ा सा आपने इस क्वेश्चन को जरा समझना है कि वो किसकी एज मांग रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग. ओके, if 3, 4 and 5 are sides of a triangle, then radius of circle having area equal to 8. बड़ा अच्छा सवाल है. अगर आप देखो गौर से कि जो 3, 4, 5 साइड्स होती हैं, बहुत वेल नोन कॉन्सेप्ट है कि पाइथागोरस थ्योरम इस पे लग रहा है. क्यों? क्योंकि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो इट्स मींस कि जो साइड्स हैं ये राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, और जो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है a इज इक्वल टू 1/2. अगर आप इमेजिन भी कर लो ना इसको, जब इसको इमेजिन भी करो, तो ये हमारे पास 5 है, ये 4 है, ये 3 है. ओके, सो जो राइट ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर या हाइट. तो ये हमारे पास आएगा टोटल 6. तो एरिया आ गया जी 6. सिमिलरली वो कहता है कि इस ट्रायंगल का एरिया हो किसी सर्कल के इक्वल. ठीक है, if 3, 5, 4 and 5 are triangle, then radius of circle having area equal to the triangle. Basically इस इन दोनों का एरिया सेम है. It means pi r square is equal to 6. So r square is equal to 6 upon pi. तो r की वैल्यू क्या आनी है, 6 over pi square root. Okay, so 6 over pi square root. Charlie is the right option. Next हम चलेंगे, if geometric mean, harmonic mean of two numbers is 5, then arithmetic mean is, as you know that g square जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. अब ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इज 5. ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया हुआ है, 5 स्क्वायर. अरिथमेटिक मीन भी आपको निकालना है, और हार्मोनिक मीन आपको दिया हुआ है 5. तो कैंसिल कर दे तो बेसिकली अरिथमेटिक मीन भी 5 होता है. तो इट्स मीन अगर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन 5 है तो अरिथमेटिक मीन भी 5 ही आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं. अगर वो सेट्स फाइनाइट हैं तो ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट है तो बेसिकली मैंने तब भी बताया था कि उनके अंदर रिलेशन बाइंड्स है, हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट मौजूद होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, अगर आप पहला सेट देखते हो, पहले सेट के अंदर भी
अच्छा बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बेसिकली एम्प्टी सेट ये है, ये एम्प्टी नहीं है। पहले सेट के अंदर एलिमेंट है 5 और लास्ट सेट के अंदर एलिमेंट है 0। इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है। सो इट्स मींस अगर वो सब फाइनाइट सेट्स हैं तो इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो विच द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट? सो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स होंगे 1 and 3। ओके, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप गौर से देखो इस फिगर को तो ये है हमारे पास इसका सेंटर और रे इसके रेडियाई हैं सर्कल के। ओके, ये रेडियाई हैं, रेडियस सेम होता है तो इट्स मीन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स क्या होते हैं? सेम। ओके, ये एक्स और एक्स सेम हो जाएगा, हमने ए लेवल में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इस तरह का। तो इट्स मीन सम ऑफ एंगल्स विल बी 180। तो 2x plus 70 is actually 180. So 2x is equal to 110. So x will be 55 degree. Okay. So delta will be the right option. Triangle shown below is an equilateral triangle and radius of circle is 1. What is the area of white region? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो लेट्स सपोज कि इसकी साइड्स जो हैं वो x हैं। ओके, तो आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं उनके अंदर एंगल जो होता है वो 60-60 होता है। तो इट्स मीन ये एंगल सारे 60-60-60 हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 any two sides and sine of angle between them. So sine of angle between them is actually 60 और sin 60 होता है 1/2 x square और sin 60 होता है √3/2। So area for the equilateral triangle is x square square root 3 over 4. Okay, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है तो हमें पता है ये इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है और इंस्क्राइब्ड सर्कल का फार्मूला, उसके रेडियस का फार्मूला क्या होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल के? होता है r is equal to delta over s. Okay. स्टार्ट करते हैं जो 3/4 और जो रेडियस था डेल्टा ओवर एस, where delta is the area of the triangle, it's divided by 2. So radius is 1 delta over s. Radian coordinate like x plus x plus. And what is delta? Is the area of the triangle square on 3/4. So this will be 6x minus x square square root 3 is equal to 0. So into equal to but okay, I think I did minus square root is actually 6 times 3 and
नेट का थोड़ा इशू बना हुआ बच्चों। अच्छा, एरिया फॉर द ट्राइंगल वाज एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 3/4। एक्स की वैल्यू ये पुट करें तो इसका स्क्वायर क्या होना है, 4 × 3 12, 12 square root 3/4. So the answer will be 3 is 3. So this is the area for triangle. Area for circle will be pi r square, or circle radius है। The required area will be 3 square root 3 minus pi. Charlie is the right option. अच्छा यार, थोड़ी देर मीटिंग रुकी है, इसको आगे चेक करो जरा सर। मैं व्हाट इज दी, अगर आप क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द राइट वाइट रीजन, ये हमारा क्वेश्चन था। इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, एरिया क्या होता है 1/2x प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मैंने साइड को एक्सलेट कर लिया। ओके, साइड को मैंने एक्सलेट किया, एरिया विल बी 1/2x टाइम्स x टाइम्स sin 60। x टाइम x इज x स्क्वायर, sin 60 होता है वेल नोन √3/2। सो एरिया हमारे पास आ गया x स्क्वायर स्क्वायर रूट 3/4, 2 × 2 4। उसके बाद ये जो सर्कल है दैट इज एक्चुअली इंस्क्राइब्ड सर्कल विच फॉल्स इनसाइड द ट्रायंगल। और इसका जो रेडियस होता है, वी नो दैट द रेडियस फॉर द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज delta over s. Now radius is actually 1, it's given in the question. So I multiplied s with the radius, so delta is equal to s. What is s? As you all know that s is equal to a plus b plus c over 2, means sum of all the sides of triangle divided by 2. So as all the sides are x, so x plus x plus x equal to x by 4. Then I just cancel 2 by, so to the other side, this becomes x, and I x6 over. अब अगर आप ऑप्शन कहीं भी किया, अच्छा स्टूडेंट्स, दरमियान में इंटरनेट चला गया था, तो मैंने 2 बार एक्सप्लेन भी आई थिंक किया है, इसको पता नहीं आपने कहाँ तक सुना होगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। एनीवे, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो मैंने area for the triangle was this, as the radius for the inscribed circle is r is equal to delta over s. The value for r was 1, so I just bring this s on the other side. So s is equal to delta, s hota hai x plus x over 2, delta hota hai the area of the triangle which we have find in the previous step. Then this will be 3x over 2. Then when इसको x के लिए solve किया, तो I will find this. Then I rewrite 6 as how? 6 is equal to 2 into 3, and further I can write 2 into 3 as 3 square root. Okay, तो इससे अगला नेक्स्ट स्टेप ये था, स्क्वायर रूट 3 कटा, तो x will be 2 square root 3. सो मैंने ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एंड इसका x स्क्वायर आएगा 12, 12 square root 3/4, 4 1s are 4 3s are, so this will be a is equal to 3 square root 3. एरिया ऑफ द सर्कल वाज पाई आर स्क्वायर, सर्कल का रेडियस 1 था, तो आंसर वाज पाई। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, सो वो आंसर आएगा 3√3 माइनस पाई। ओके, नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, एट्थ टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ दिस। बहुत कॉमन सा सीक्वेंस है, आप क्या करो खुद ही कर लो, 1 फार्मूले की जरूरत नहीं है इसी, कोई आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं खुद से तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 15 इज द एट्थ टर्म। 65 है a माइनस बी ओवर ए बी, इसको जस्ट सॉल्व करना है आपने, अलजेब्रा आपको आता है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, सो a माइनस बी ओवर ए बी, एलसीएम ले लें नीचे तो a प्लस बी ओवर ए बी। ओके, ए बी से कैंसिल तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी, सो द राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। ओके, a solid with each side a perfect square has a surface area of 150, its volume will be, अब ये बात हो रही है बेसिकली क्यूबॉइड की। a solid with each side a perfect square, solid with each side a perfect square is actually a cuboid। अब क्यूबॉइड में क्या है, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, सरफेस एरिया यू ऑल नो दैट क्यूबॉइड की 6 साइड्स ऑफ सरफेस एरिया विल बी 6x² बिकॉज ऑल साइड्स जो उसकी हैं वो x है, तो सरफेस एरिया 6x² है। It's given that 150 is equal to 6x square. So x square will be 150 upon 6, that will be 25. So x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5. Its volume will be, volume होता है x cube. So v will be 5 cube, that will be 125. Okay. So Charlie will be the right option. 67, a police chased a car whose number is FR267 dash. Okay. They forget the last digit, but the digit were not repeated. Then what is the probability of the last digit? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप सारे डिजिट्स यहाँ पे लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, these are the 10 digits। लेकिन इसमें से क्या है, क्योंकि आप जो लास्ट डिजिट है वो रिपीट नहीं कर सकते, तो इट्स मीन 2 यूज हो चुका है तो आई विल रेज दिस 2, देन 6 यूज हो चुका तो आई विल रेज दिस 6, एंड 7 भी यूज हो चुका तो आई विल रेज दिस 7। सो मेरे पास ऑप्शंस कितनी बची हैं, जस्ट मेरे पास 7 नंबर्स बचे हैं, और एक जगह मेरे पास एक प्लेस मैंने फिल करनी है, तो उस एक प्लेस को फिल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7। ओके, 1 डिजिट्स में यहाँ पे फिट कर सकता हूँ, मेरे पास 7 ऑप्शंस हैं, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होनी है, 1/7। What is the least integral value of x for which y is greater than 100 in the domain? ऐसे क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं। बेसिकली हाँ, जो आपको गिवन है उसमें आप क्या करो, y को सब्जेक्ट बना लो, तो y होगा 3x minus 5/4 as y is greater than 100, it's given. Okay, just use the value for y. The value for y is 3x minus 5/4 is greater than 100. So 3x minus 5 greater than 400, 3x greater than 405, and if I divide by 3, I will get, ये मैंने ये चला दे इसको, तो ऐसे चलता नहीं है, 405 नहीं चलता ना, अब बंद बस रुक जाता है, 405 divided by 3. Okay, so 405 divided by 3 is actually 135. So x is greater than 135. Okay, अब इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है कि x से नेक्स्ट वैल्यू मिनिमम क्या होगी, दैट जो मतलब x ग्रेटर देन 135 है तो क्या हो सकता है, 136, 137, 138 एंड सो ऑन। सो द लीस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी ना, लीस्ट इंटीजर वैल्यू दैट कैन बी 136। स्टूडेंट्स गलती से 135 टिक कर देंगे, बट मेक श्योर कि 135 जो है, जो x है 135 से ग्रेटर है, ना कि एग्जैक्ट 135 है। सो द पॉसिबल आंसर इज 136।
6. ओके, हार्मोनिक मीन बिटवीन 1 एंड 9, तो एच का फार्मूला होता है टू हार्मोनिक मीन का 2ab ओवर a प्लस बी, और 2ab का मतलब है 18 ओवर 9 प्लस 1 इज 10, सो दैट विल बी, तर है कहीं पे 9/5, delta will be the right option. In a box there are 20 balls in which 7 are black balls, 3 are red, 10 are blue. Okay, so the total will be 20. Then what is the probability of drawing a black ball? So easy. Black balls has 7, total है 20. So answer will be 7/20. Okay. Which of the following equals to -i? ये पहले भी हम कर चुके हैं. अगर मैं इसको रिमाइंडर 27 को 4 पे डिवाइड करूं तो आंसर आता है आई क्यूब. सो आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई. सो द माइनस फाइनल आंसर विल बी -i. आई 59 को डिवाइड करूं 4 के ऊपर तो व्हाट आई विल गेट अगेन आई क्यूब, बिकॉज 59 के जो नियरेस्ट 4 का डिवाइजर है वो है 56. सो 4 के डिवाइजर पे आई 1 होता है, सो आई क्यूब दिस विल बी -i. तो मोर देन वन ऑप्शन -i है, सो इट्स मीन ऑल द ऑप्शंस विल बी -i. ओके, सो ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? ये हम इसमें ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे. हम ड्रॉ भी कर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो बेहतर आपको नजर आएगा कि हमने करना किसका एरिया फाइंड करना है. ये है हमारे पास x² + 1, 1 से लेकर हमने 4 तक का एरिया फाइंड करना. तो ये एरिया आपने फाइंड करना. तो एरिया हमारे पास क्या होगा? 1 to 4 x² + 1 dx. आंसर आना है x³/3 + x power 1 till 4. 4 cube is actually 64/3 plus 4 minus 1 put करें तो 1/3 plus 1. So 64/3 minus 1/3 will be 63/3, and 4 minus 1 is actually 3. So this will be 21 plus 3. So the answer will be 24. So alpha is the right option. If tan theta is equal to square root 3, what is the value of tan 2 theta? अब tan 2 theta हम सब जानते हैं, tan 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. अब 2 into square root 3 over 1 minus square root 3 square. So this will be 2 square root 3 over 1 minus 3, 2 square root 3 over -2. The answer, final answer will be minus square root 3. Okay. If E is the set of even numbers and O is the set of odd numbers, then E and O are not equal, disjoint, equivalent to each other. Let me write the set of even numbers. Set of even numbers are 0, 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Set of odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, and so on. Okay. पहली जो बात है, जो अल्फा ऑप्शन है वो है आर दे इक्वल? तो यस, दे आर नॉट इक्वल. ये भी ट्रू है. डिसजॉइंट सेट्स मींस कि कुछ कॉमन नहीं है. यस, दे आर नथिंग इन कॉमन. अब नेक्स्ट है सी, इक्विवेलेंट टू ईच अदर. अब मैंने बताया था इक्विवेलेंसी अगर आपने चेक करनी है फाइनाइट सेट्स के अंदर तो वो तो बड़ा इजी है. वो तो बड़ा इजी है. आप फाइनाइट सेट्स के अंदर इक्विवेलेंट सेट्स कैसे चेक करते हैं? फाइनाइट सेट्स को इक्विवेलेंट चेक करना हो तो आप क्या करो, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो कि वो सेम है या नहीं. तो अब ये फाइनाइट्स तो नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट्स. इनको अगर आपने इक्विवेलेंट चेक करना है तो आप कोरेस्पोंडेंस चेक करते हो. कोरेस्पोंडेंस क्या होता है? आप रिलेशन बनाते हो कि हर एलिमेंट से हर एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग हमें एक एलिमेंट मिल जाए जो हम रिलेट कर सकें. ठीक है. तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो
सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, वो किसी के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनाते। अदर देन दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल, मैं सबसे छोटे से शुरू करता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये सब आपस में क्या बनाते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते हैं। तो ये सब इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ओके, तो ये इक्विवेलेंट भी हैं एक दूसरे के, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ठीक है not equal, disjoint and equivalent to each other, so all of these will be the best option. एक 75 क्वेश्चन है हमारे पास, if sin theta and tan theta are negative in that, then terminal r of theta lies in, इसमें हमने क्या करना है, आप कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं, साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ में, out of these two quadrants, in which quadrant tan is negative? You all know that tan is negative in fourth quadrant, so delta is the right option. Next है हमारे पास 76 क्वेश्चन। 76 में वो कह रहा है if A and B are the symmetric matrices, then which one is not symmetric? Okay, कुछ बातें यहाँ पे आप याद रखें, वो ये थी कि हाँ सिमेट्रिक का मतलब क्या है, A ट्रांसपोज इज A and B ट्रांसपोज इज B। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमने कुछ बातें याद की थी कि ए प्लस बी उनका सम भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है, उनका स्केलर मल्टीपल का सम भी सिमेट्रिक होता है, ठीक है, कुछ भी हो जाए ए 2a प्लस 3b, और उनके म्यूचुअल प्रोडक्ट्स देन उनका सम लाइक ए बी प्लस बी ए, ये सम भी सिमेट्रिक होता है। ओके, लेकिन अगर हम लेट्स सपोज अल्फा ऑप्शन को ट्राई करते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो लेट मी ट्राई ए बी का होल ट्रांसपोज, रिवर्स में हम ओपन करते हैं इसको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब बी ट्रांसपोज इज बी क्योंकि बी सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इज ए क्योंकि ए सिमेट्रिक है। तो नाउ यू कैन सी कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो क्या आया है हमारे पास बी ए के इक्वल आकर, जो कि ए बी के इक्वल तो नहीं होता, सो इट्स मींस दैट ए बी इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 77, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन द फिगर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है जिसकी दो बेसिकली राइट ट्राइंगल्स हैं, जिसके हमने बेस फाइंड करनी है, तो बेस इज इक्वल टू, हम कैसे निकालेंगे इसकी बेस, बेस विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सो दिस विल बी 64, सो बेस क्या आएगी हमारे पास 8। ओके, सो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल है 1/2, दिस विल बी 24, सो ये ट्राइंगल का एरिया, जो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया होना है 48 बेसिकली, आई थिंक सो यहाँ यूनिट ठीक नहीं है, लेकिन एनीवे सी इज द राइट ऑप्शन। 78 है साइन 5π/6, तो ये हमारे पास होता है साइन ऑफ, हम लाइट एंगल बहुत सी टेक्निक से यूज कर सकते हैं, पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हैं, 5π/6 को लाइट एंगल लगाएं तो पाई माइनस π/6 इज एक्चुअली साइन π/6, और पाई माइनस π/6 होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन π/6 इज एक्चुअली साइन 30, दैट इज 1/2, सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। If x square minus y square is greater than 0 and both are positive and also x is greater than y, अच्छा यहीं से आप देख लें कि x minus y is greater than 0, ये बात तो आपने याद रखनी है। ओके, then which one is correct? अगर लेट्स सपोज मैं से कहता हूँ x square minus y square greater than 0 है, तो if I use the identity to write this as the product of x minus y into x plus y greater than 0, अब आप सब जानते हैं कि जो x the product of two things if is positive, then either both are positive or both are negative, but in this question both can never be negative। क्यों? क्योंकि अगर let's suppose मैं कहता हूँ x minus y is negative, so it's not true क्योंकि इस condition को violate करता है, so it's mean that both are positive, so x minus y is greater than 0 and also x plus y is greater than 0, but you can see कि first option हमारे पास C option के अंदर है, चार्ली के अंदर,
और दूसरी ऑप्शन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली डेल्टा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई लेस देन 0, वो तो ट्रू हो ही नहीं सकती। ओके, तो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 81 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। अब ये है आपके पास हाइपरबोला। अब मैंने बताया था कि हाइपरबोला के अंदर जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है वो आपका बी स्क्वायर होता है। तो इसमें आपका ए स्क्वायर है 81, सो इट्स मीन ए इज इक्वल टू आपका क्या है 9। बी स्क्वायर है आपके पास 16, इट्स मीन बी आपके पास 4 है। और जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है आपको बताया था 2b स्क्वायर ओवर ए होता है। तो 2 इंटू 16 ओवर 9, so this will be 32 by 9, 32 will, what 9 is actually Charlie। तो ये स्टूडेंट्स हमने सारे 80 एमसीक्यूज डिस्कस किए। कोई इसमें मिस्टेक हो, कुछ आपको समझ ना आ रहा हो तो यू कैन सेंड मी द मैसेज। और इसी तरह के हमारे पास एफएलपीज हैं फुल लेंथ पेपर नास्ट के, 3 से 4 और पेपर्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर हम फास्ट यूनिवर्सिटी के 5 पेपर डिस्कस करेंगे, फिर प्यास के डिस्कस करेंगे। जितने 5 पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं हमने स्टूडेंट्स को क्लासेस में करवाए, ठीक है, उनको हम अब ऑनलाइन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ईमेल नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।